Good afternoon to all of you. Good afternoon. Wait a minute. So today we'll start with a new topic, Karl Marx. Wait a minute. So let us start with the topic Karl Marx. Let me upload the PDF. Start करते हैं फिर. Good afternoon. देखो, दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास. तो कार्ल मार्क्स के बारे में समझेंगे, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं उसके बारे में समझेंगे. एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट्स हम शुरुआत करेंगे. तो कार्ल मार्क्स वैसे तो जर्मनी से बिलोंग करते थे, ठीक है, लेकिन बाद में कार्ल मार्क्स क्या करेंगे, जर्मनी से शिफ्ट हो जाएंगे ब्रिटेन में. तो ब्रिटेन में रह करके इन्होंने अपनी सभी थ्योरीज दी. तो कार्ल मार्क्स के एक साथ में इनके स्कॉलर हैं, इनके पार्टनर हैं फ्रेडरिक. इन्होंने मिलकर के कार्ल मार्क्स के साथ में पार्टनरशिप में काम किया है. एंड इनकी डेथ होने के बाद में कार्ल मार्क्स की बुक का नाम है दास कैपिटल. इस बुक के 2 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. तो 1893 में इनके डेथ होने के बाद में इनका जो वॉल्यूम 2 है वो फ्रेडरिक जो होंगे उसको पब्लिश करवाएंगे, ठीक है. सो इनका भी रोल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है. ये भी मार्क्सिस्ट है और मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेडरिक बोलते हैं कि विमेन को रेवोल्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, और कम्युनिज्म लाना चाहिए. क्यों लाना चाहिए? क्योंकि इनका कहना है कि जो कैपिटलिज्म है उसकी वजह से विमेन का एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा है. एक्सप्लॉयटेशन इतना हो रहा है, ये कहना है इनका. लेकिन अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेडरिक एंगल्स को हम आगे कवर करेंगे फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी में. फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी में तो ये विमेन के लिए कुछ बातें कहेंगे कि विमेन को अगर फ्रीडम चाहिए, ठीक है, तो कैपिटलिज्म, दे हैव टू गेट रिड ऑफ कैपिटलिज्म. कम्युनिज्म आएगा तो ये भी फ्री हो जाएंगी, जैसे कि हर कोई फ्री होगा, क्योंकि कम्युनिज्म का जो स्टेज होगा उसको परफेक्ट फ्रीडम माना गया है. दैट्स व्हाई. तो कार्ल मार्क्स की टाइमलाइन क्या है? 1818 टू 1883. तो सबसे पहले आता है कार्ल मार्क्स में, लाइक एवरी अदर पॉलिटिकल थिंकर, आपको पता होना चाहिए इनकी टाइम एंड स्पेस. तो टाइम इनका है 1818 टू 1893. ये एज इट इज आपको याद होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है. साथ में स्पेस है इनकी ब्रिटेन की. वैसे तो ये ही वाज बॉर्न इन जर्मनी, लेकिन ब्रिटेन से अपनी सभी थ्योरीज देते हैं. दूसरा है इनकी बुक का नाम. इनकी बुक का नाम है दास
कैपिटल। इसके अलावा इनका दूसरा काम है जिसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया था, इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पे काम किया है। इसके अलावा इनके जो साथ के जो भी थे पार्टनर, उनका नाम थोड़ा सा याद रखना है आपको, फ्रेडरिक एंगल्स। फिर इसके अलावा आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स एक कम्युनिस्ट थे, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स को हम फादर ऑफ मॉडर्न कम्युनिज्म भी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कम्युनिज्म। मतलब जो नई मॉडर्न एज में ये पहले ऐसे थे जिन्होंने कम्युनिज्म की बात की, मतलब कि कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो कार्ल मार्क्स पोलराइजेशन की बात करते हैं, पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस की बात करते हैं। पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस का क्या मतलब है? पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस का मतलब है कि एट द एंड दो ही क्लासेस सामने उभर के आएंगी, एक होगी बुर्जुआजी क्लास, एक होगी वर्किंग क्लास, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस की बात करते हैं। और कार्ल मार्क्स का पर्पस था कि जर्मनी में उस टाइम पे एक स्कॉलर थे, फिलोसोफर थे, ऑफिशियल फिलोसोफर, जिनका नाम था हेगल। ये हेगल को क्रिटिसाइज करना चाहते थे, क्योंकि इनका मानना था कि जब तक मैं हेगल को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा तब तक लोगों को नहीं समझ में आएगा कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो कार्ल मार्क्स काम करेंगे मेजॉरिटी के लिए, मेजॉरिटी के वेलफेयर के लिए, वर्किंग क्लास के लिए। इनका काम रहेगा कि वर्किंग क्लास को किस तरीके से फ्रीडम लेना चाहिए, किस तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हेगल ने काफ़ी थ्योरीज दी थी, उन थ्योरीज को डिनाई करने की कोशिश करेंगे, उनको उनमें गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे कार्ल मार्क्स। तो जो मैंने अभी टेबल बनाया है, टेबल ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। तो जिन भी लोगों को लगता है कि टेबल कैसे बनाए, फ्लो चार्ट कैसे बनाए, मतलब वो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। मेन 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 चीज़ें आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस, ठीक है, ठीक है, ऐसे करना है। हेगल, देखो हेगल की टाइमलाइन मेडिवल टाइम्स नहीं है। हेगल ये उस टाइम पे जर्मनी में 70s के आसपास, यानी 18th सेंचुरी के आसपास बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। इनफैक्ट हेगल की डेथ हुई थी 1831 में, और उस टाइम पे कार्ल मार्क्स प्रेजेंट थे, तो कार्ल मार्क्स के टाइम से ही बिलोंग करते हैं, तो मेडिवल टाइम में नहीं है, मेक श्योर ऑफ दैट। अनदर थिंग इज कि कार्ल मार्क्स क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं कि क्लास स्ट्रगल है, ठीक है। कार्ल मार्क्स हिस्ट्री को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। हेगल ने भी हिस्ट्री को इंटरप्रेट किया है, लेकिन उनका जो इंटरप्रिटेशन था वो दूसरी तरीके से था, इनका इंटरप्रिटेशन दूसरे तरीके से था। तो कार्ल मार्क्स को हम सोशलिस्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, और कार्ल मार्क्स इकलौते ऐसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग में इकलौते ऐसे पॉलिटिकल थिंकर हैं जिनके बेसिस पे एक अलग से आइडियोलॉजी बेस्ड है, मार्क्सियन आइडियोलॉजी, मार्क्सिज्म, ये इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं कार्ल मार्क्स के कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। हाँ, अब क्रिटिक में डालोगे इसी में, तो क्रिटिक वाला भी ऐसे टेबल बना सकते हो, नीचे बना दोगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आपके पास में स्पेस हो तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे बना दो। क्रिटिक थे इनके कार्ल पॉपर, जो इनको बोलते थे कि ये ही इज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। कार्ल पॉपर जिन्होंने कार्ल मार्क्स और हेगल और अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेटो, तीनों को क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स के और भी क्रिटिक हैं। एक क्रिटिक हो गया कार्ल पॉपर, तो यहाँ पर ऐसे क्रिटिक की बना दो, क्रिटिक्स। एक हो गया कार्ल पॉपर। इसके अलावा है मैक्स वेबर, जो ये बोलते हैं कि इन्होंने मोनो कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री दिया है, मोनो कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री। इसके अलावा तीसरे हैं हमारे ग्रामशी।
ग्रामशी जो मल्टी स्ट्रक्चर में जो आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स का भी रोल होता है, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स का रोल नहीं होता। दूसरी चीज, इनको फादर ऑफ एक पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। फादर ऑफ इकोनॉमी आपको पता है कि इट इज एडम स्मिथ, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और है इनके, अल्थुजर। अल्थुजर का एक कॉन्सेप्ट है इंटरपलेशन का कॉन्सेप्ट। ये इंटरपलेशन का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे आगे, लेकिन अल्थुजर कार्ल मार्क्स को इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी फिलहाल अगले 3-4 दिनों तक हमारा कार्ल मार्क्स टॉपिक ही चलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्ल मार्क्स के बाद में ग्रामशी और हैना अरेंट रह जाएगा और हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा भी है कि कार्ल मार्क्स को बोला जाता है कि कार्ल मार्क्स के बारे में कि कार्ल मार्क्स इज अ गॉड हु हैज फेल्ड। ऐसा क्यों बोला जाता है गॉड हु हैज फेल्ड? क्योंकि इन्होंने कम्युनिस्ट के बारे में बात की, ठीक है। तो कम्युनिस्ट में कम्युनिज्म जो आया था यूएसएसआर में, लेनिन लेकर के आए थे, ठीक है। तो हाँ, भगत सिंह सोशलिस्ट थे, तो उस मामले से वो भी कार्ल मार्क्स के आइडिया को सपोर्ट करते थे। तो गॉड हु हैज फेल्ड, इसमें यूएसएसआर में जब लेनिन ने इंट्रोड्यूस किया था, तो आगे जाकर के 90s में हमें देखने को मिला कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया। तो उसके चलते ये बोला जाता है कि ही इज दैट गॉड हु हैज फेल्ड, क्योंकि इनकी प्रेडिक्शन ये थी कि हिस्ट्री का एंड क्या रहेगा, मतलब एंड ऑफ हिस्ट्री क्या होगी, एंड ऑफ हिस्ट्री होगी कम्युनिज्म। मतलब कि फाइनली पूरे वर्ल्ड में जो लोग फॉलो करेंगे वो कम्युनिज्म फॉलो करेंगे, कम्युनिज्म फॉलो करेंगे लोग। मतलब कैपिटलिज्म जो अभी चल रहा है विच इज डोमिनेंट, वो नहीं होगा। तो इसीलिए आगे कोल्ड वॉर के टाइम्स में काफी इसमें वो था, ठीक है। अभी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच का डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगी कि इनका क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। देखो, होता तो सेम ही है, लेकिन सोशलिज्म और कम्युनिज्म में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है क्योंकि सोशलिज्म में गवर्नमेंट प्रेजेंट होगी, कम्युनिज्म में गवर्नमेंट नहीं होगी, ये बात है इसमें। तो ये थोड़ा सा कवर करेंगे इसको अच्छे से, डोंट वरी, विल कवर इट। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक दिस इज। तो उसमें देखेंगे हम फर्दर। अभी फिलहाल बेसिक्स एक एक करके समझेंगे, आगे जाएंगे कि क्या होता है इसमें, डिफरेंसेस क्या होती हैं सोशलिज्म और कम्युनिज्म के, ये सभी देखेंगे हम आगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। थिंक स्टार्ट, वेट अ मिनट। अच्छा, बाय द वे, मीडियम ग्रुप आप लोगों का जो हिंदी में लिख रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड आई हैव शेयर्ड अ पीडीएफ इन हिंदी, इंडियन पॉलिटी वाली। आप लोग वहां से पॉलिटी अपनी कवर कर सकते हो, मतलब जो मैं आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, वो आप साथ में फॉलो करो। और फॉर हिंदी आपका जो भी वो रहता है, क्या नाम है, हिंदी से रिलेटेड आपकी टर्मिनोलॉजीज रहती हैं, वो उस पीडीएफ से आपकी फुलफिल हो जाएंगी, तो उसमें कोई फिर डाउट नहीं रहेगा आपको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। तो शुरू करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। हु इज कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स के बारे में बोला जाता है, देखो, आज से पहले हमने बहुत सारे फिलोसोफर्स पढ़े हैं। फिलोसोफर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ वर्ल्ड को इंटरप्रेट करते हैं। मतलब आज तक जितने फिलोसोफर्स हमने देखे, सिर्फ इंटरप्रिटेशन होता है उनका, कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जैसे थॉमस हॉब्स की हमने बात देखी, जॉन लॉक की हमने बात देखी,
अपनी थ्योरीज देते हैं, अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन व्हाट मैटर्स इज टू चेंज द वर्ल्ड, कि सोल्यूशन किसने दिया है, कि कैसे हो सकता है, कैसे किया जा सकता है, ठीक है। वर्कर्स कैसे, रियल जो सोल्यूशन है रियल टाइम में वो किसने दिया है, वो मैटर हमारा ज़्यादा करता है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो कार्ल मार्क्स ने सोल्यूशन दिया है कि इस वर्ल्ड में हो क्या रहा है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, वो चीज़ कार्ल मार्क्स ने बताई हमको। तो कार्ल मार्क्स ने इसीलिए अपनी थ्योरी दी है, ही कॉल्स हिज थ्योरी एज प्रैक्सिस। प्रैक्सिस का मतलब है कि जो थ्योरी इन्होंने दी है उसी थ्योरी में इन्होंने ये बता दिया कि क्या एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप अपनी जो सिचुएशंस हैं उसको बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्शन बेस्ड ऑन थ्योरी, जो एक्शंस होते हैं ऐसे जो थ्योरी पे बेस्ड होते हैं उसको हम प्रैक्सिस बोलते हैं, ठीक है। प्रैक्सिस बोलते हैं मतलब जिस थ्योरी से दैट, जिसको पढ़ करके आपको पता चले कि क्या हो रहा है और उससे फिर आपको एक्शन भी बताया जाए कि ये एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने एक्शन लेने से रिगार्डिंग ये बोला था कि वर्किंग क्लास को रेवोल्यूशन लाना चाहिए, और रेवोल्यूशन लाने का, कब रेवोल्यूशन लाना चाहिए ये बताया था, और क्या होना चाहिए उसमें, सब कुछ चीजें बताई थी कि धीरे धीरे आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जो भी हमें करना है, ठीक है, सबसे पहले उसकी जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके दिमाग में। इट शुड बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, वी मस्ट फॉर्मुलेट द पॉलिसीज। मतलब कोई भी एक्शन अगर आपको लेना है पहले थ्योरी समझ के समझो उसको, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हो क्या रहा है, रूट कॉज क्या है, उसके बाद कोई एक्शन लो। जैसे 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था इंडिया में, तो लोगों को ये पता था कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन अच्छे से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उनको कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किस वजह से हो रहा है, ये क्या नेचर है उनका, ठीक है। जो ब्रिटिश इनकी कॉलोनी जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, कॉलोनी बनी चुकी थी ऑलमोस्ट, जो ब्रिटेन एज अ कॉलोनियल मास्टर हम पे एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, उनका ट्रू नेचर क्या था, तो वो चीज़ नहीं समझ पाई। इसीलिए आगे जाकर के जब रिवोल्ट हुआ 1857 का, तो रिवोल्ट के बाद में ये रिवोल्ट फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? फेल होने का रीज़न ये था क्योंकि इन लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आपको पहले प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पहले समझोगे हो क्या रहा है, उसके बाद में फिर आप पॉलिसीज फॉलो करो कि ये फॉलो करके हम ऐसे रोक सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे 1857 में इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि हु इज द रियल इविल, ठीक है, मतलब कि ब्रिटिशर्स इतने बुरे नहीं हैं, मतलब नहीं थे, इनके जो पॉलिसीज या इनका जो नेचर था कि इकोनॉमी की वजह से ये सब कर रहे थे। अदरवाइज ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की, वेस्टर्न एजुकेशन और इतने सारे सोशल इविल्स थे वो हटाए, रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया, और एक यूनिफाई किया इंडिया को। तो पॉजिटिव्स भी है ब्रिटिश रूल के, नेगेटिव भी हैं। तो आपको हर चीज को पहले अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा, उसी के बाद हम कोई एक्शन लेंगे। तो कार्ल मार्क्स अपनी सभी थ्योरीज में यही करते हैं। और कार्ल मार्क्स जो थे, वो जो गरीब लोग थे उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसको लेकर के काफी कंसर्न थे। जो गरीबों का शोषण किया जा रहा था, कैपिटलिस्ट क्लास शोषण कर रही थी, उसको लेकर के कंसर्न थे। तो इसीलिए ये चाहते थे टू गिव देम लाइफ ऑफ डिग्निटी, क्या कि ये भी डिग्निटी के साथ में जी पाए, ठीक है, इनका इतना ज्यादा शोषण ना हो। तो इसीलिए ये एज अ क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म उभर के आते हैं, मतलब ये क्रिटिसाइज करते हैं इनको, कैपिटलिज्म को, ठीक है। एंड ये बोलते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो इनह्यूमन है। तो अपनी बहुत सारी थ्योरीज होंगी जो ये देंगे, जिसमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैपिटलिज्म जो है वो इतना इनह्यूमन है कि कैपिटलिज्म आपकी भलाई के बारे में ये कभी नहीं सोचेंगे। कैपिटलिज्म का जो आइडिया है वो लिबरलिज्म को प्रमोट करता है। लिबरलिज्म को मतलब आपको आज़ादी है, आप अपने मुताबिक जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस आज़ादी की बात करते हैं कि ये आज़ादी रियल आज़ादी नहीं है। आपको लगता है कि आप, आपके दिमाग में कि ये रियल है, बट दैट इज नॉट रियल, ये आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था। और रीजन ये था कि अगर आप टाइमलाइन देखो कार्ल मार्क्स की, तो टाइमलाइन है 1818 टू 1883। तो 1818 टू 1883 में आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी,
और ब्रिटेन में उस टाइम पे, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, इन सभी जगह पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जोरों शोरों पे चल रही थी, जिसकी वजह से रूरल एरिया से या कंट्री साइड से जो लोग थे, वो लोग आ करके अर्बन एरियाज में सेटल हो रहे थे इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की परस्पेक्टिव से, कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, एंड शहर में आकर के वो रहने लगे। लेकिन जो इनकी कंडीशंस थी अर्बन एरिया में, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, इनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता। पहले था कि इन लोगों को 12 से 15 घंटे से भी ज्यादा काम करवाया जाता था, ठीक है, 12 से 15 घंटे। एंड यानी अभी की जो लिमिट है 8 से 10 घंटे की लिमिट है, 8 घंटे की है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इट इज लाइक 5 5 घंटे की होगी या फिर 10 घंटे की होगी। तो लेकिन पहले ऐसा था, 12 15 की थी, ठीक है। एंड अभी और इसके अलावा इनके इनके लिए कोई वो नहीं थे, मतलब कोई रहने की जगह या फैसिलिटीज, जैसे आजकल जो कंपनीज होती हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एमएनसीज होती हैं, वो एटलीस्ट रेजिडेंशियल पर्पसेस से इनको प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप बैंकिंग में भी जॉब करते हो, तो किसी में भी हो, एसबीआई में हो या आप लेट्स से पीएनबी में भी हो, तो आपको जो सैलरी मिलती है वो अलग से मिलेगी। उसके अलावा आपको जो अकोमोडेशन का आपका होता है, जहाँ पर भी आप रहते हो, उसके लिए भी सर्विसेज दी जाती हैं। ऐसे ही आपका पेट्रोल का भी आपको दिया जाता है, ठीक है, पेट्रोल जो ट्रैवल करके आते हो आजकल वो भी दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब चीज़ें भी दी जाती हैं, जैसे खाने का एक टाइम का मील का आपको मील कूपन दिए दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आप वो कर सकते हो। देन फर्नीचर का दे देते हैं बैंकिंग में, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड जो भी आपके फोन का तक बिल दिया जाता है इसमें, ठीक है, ऐसा भी होता है। मतलब काफी इसमें न्यूज़पेपर के लिए अलग से होता है। मतलब पॉइंट इज कि आज के टाइम पे बहुत ह्यूमन बना दिया गया है ये सब चीजें, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम पे ऐसी कोई सर्विसेज, कोई वो चीज नहीं थी। तो ये लोग जो भी कंडीशंस में रहा करते थे, वो बहुत पुअर कंडीशंस में रहा करते थे, ठीक है। इनके पास में सिर्फ खाने भर को जो इनके वेजेस हुआ करते थे, वो बहुत ही कम हुआ करते थे वेजेस। आज के टाइम पे तो मिनिमम बेसिक इनकम जो बोलते हैं हम, मिनिमम वेजेस की बात की जाती है। मिनिमम वेजेस प्रेजेंट हैं सभी कंट्रीज में, कि 1 घंटे का इतना मिनिमम मिलेगा ही, या एक दिन का 8 घंटे का 1000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। आजकल मिनिमम वेजेस आ गए हैं, 500 या 1000 इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये मतलब पहले उस टाइम पे वेजेस भी कम थे इनके, जहाँ पर ये लोग रहते थे लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी, ठीक है, चॉल्स में भी, और मतलब ऐसे डेंस एरियाज में रहते थे, ठीक है। एंड मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट अब इंडिया में आने वाला है। वैसे इंडिया में इन टर्म्स ऑफ दिस जो छोटे लेवल पे हैं, छोटे तबके की जो जॉब्स होती हैं सरकारी, जैसे कि जब आप माली वगैरह जो लगाते हैं, जैसे डीसी अगर आप लगोगे, आईएएस लगते हो, तो आपके नीचे जो वर्कर्स रखे जाते हैं, उनकी अब बेसिक सैलरी 18,000 कर दी गई है, कि उनकी 18,000 से कम नहीं होगी, कम से कम 18,000 उनको मिलेगी। ऐसा कुछ भी है, मतलब दिस इज द सिनेरियो, मतलब इन, ठीक है। तो इंडिया में अभी बिल्स की बात आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा फिर, बहुत जल्दी ही। तो एक तो पुअर वेजेस थे, लिविंग कंडीशन सही नहीं थी। इसके अलावा जब ये जो काम करते थे, जो इनके वर्किंग कंडीशंस थी, जैसे मशीन्स के साथ में काम कर रहे हैं, वो भी कंडीशंस ह्यूमन नहीं थी। मतलब खाना खाने का टाइम नहीं दिया जाएगा ज़्यादा, 5 10 मिनट का खाना खाने के मतलब रिलैक्स करने का थोड़ा टाइम देना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा, सो दैट देन दे कैन रिज्यूम वर्किंग। ये इतनी इनह्यूमन कंडीशंस थी। बिकॉज कैपिटलिज्म का देखो मेन प्रायोरिटी क्या होती है कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म का जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, इनको मतलब नहीं है कि सामने वाले के साथ में क्या हो रहा है, ठीक है। ये चीज हम जॉन स्टुअर्ट मिल में भी देख चुके हैं। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स इनके लिए काम करें। तो ये सभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से स्टार्ट हुआ। तो अगर हम रॉसू के साथ में इसको कनेक्ट करेंगे, तो रॉसू भी यही बोलते थे कि जब से मॉडर्नाइजेशन आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, रैशनलाइजेशन हुआ, तो लोगों ने इतना ज़्यादा सोचना और ये सब शुरू कर दिया कि लोगों का नाउ दे आर नॉट हैप्पी। आज के टाइम पे लोग काम भी कर रहे हैं, व्हाट दे डू इज सुबह उठते हैं,
काम पे जाते हैं, आते हैं, शाम को 1 घंटा टीवी देखा, न्यूज़ देखी, डिनर किया एंड देन दे गो टू स्लीप। दिस इज व्हाट इज द होल साइकिल। अगले दिन सुबह फिर सेम साइकिल प्रोसेस चलता है। वीकेंड पे क्या होता है, एक बार बाहर चले गए, वापस आ गए। तो पॉइंट इज कि रियल फ्रीडम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और समटाइम्स आजकल ऐसा भी अब ट्रेंड आने लग गया है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म, कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने जॉब आवर्स की वजह से, अपने ग्रोथ की वजह से, दे विल नॉट इवन बी इन दे विल नॉट इवन पार्टिसिपेटिंग इन एनी सोशल फंक्शन। कोई भी सोशल फंक्शन होता है, शादी है आपके घर में या कोई भी चीज़ है, तो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। जैसे कि जो लोग यू नो जॉब्स में हैं, उनको पहले छुट्टी के लिए मांगना पड़ता है 3-4 दिन के लिए, जबकि शादी इज दैट वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग, और उसमें भी फिर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आजकल के जो अभी फिलहाल जो कल्चर फॉलो किया जा रहा है, जो भी ट्रेंड फॉलो हो रहा है, उसमें इसकी वजह से कार्ल मार्क्स एक अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं, एलियनेशन का कॉन्सेप्ट, कि मैन अब बहुत ज़्यादा आजकल डिप्रेशन के केसेस क्यों आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं। क्योंकि लोग, पहले तो आप जो काम करते हो आपको अपना वो बेनिफिट नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि जिस चीज़ पे मैं, जिस प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा। अगर आप स्क्रैच से लेकर के सभी चीज़ें बनाते और फाइनली यू सी द प्रोडक्ट, तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है अपने प्रोडक्ट को देख करके। जैसे आई एम राइट नाउ टीचिंग यू, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आगे जाकर के आप पेपर दोगे, व्हेन यू विल क्लियर मेंस एंड यू विल क्लियर योर इंटरव्यू और आपका यूपीएससी होगा, तो फाइनली दैट विल बी अ प्रोडक्ट दैट आई विल बी सीइंग, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आई विल बी सीइंग दैट प्रोडक्ट कि हाँ ठीक है, दिस इज आई हैव वर्कड अपॉन, एंड अपनी अपनी मेहनत भी की है, बट एट द सेम टाइम आपको अपने ऊपर भी रहेगा कि हाँ आई हैव वर्क दैट हार्ड, बट एट द सेम टाइम आपके टीचर को भी रहता है कि हाँ मैंने करवाया था, तो इवन दैट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है। तो उसकी वजह से आपको हमेशा ये लगता है दैट यू आर डूइंग समथिंग, है ना, आप कुछ ना कुछ चेंज लेकर के आ रहे हो, आप कुछ बढ़िया अपनी जिंदगी में कर रहे हो। लेकिन वर्कर्स के साथ में ऐसा नहीं होता है, वर्कर्स के साथ में बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। तो ये सब चीज़ें थी, ये एक्सप्लॉयटेशन था उस टाइम पे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कार्ल मार्क्स के, रियल लाइफ से बहुत काफ़ी एसोसिएट करके बात करते हैं। तो उस टाइम पे ये सिचुएशन थी ब्रिटेन में कि लोग अर्बन एरियाज में, लोगों की कंडीशंस बहुत पुअर थी, एक्सप्लॉयटेशन इतना हो रहा था। तो इस वजह से कार्ल मार्क्स इस चीज़ पे काम करेंगे, और कार्ल मार्क्स बोलेंगे, कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच का डिफरेंस समझते हैं। देखो, सोशलिज्म जो होता है, सोशलिज्म साइंटिफिक होता है, इट इज साइंटिफिक। सोशलिज्म इज साइंटिफिक। साइंटिफिक में देखो ऐसा रहता है कि सोशलिज्म को ये साइंटिफिक बोलते हैं, अपने सोशलिज्म को। अब कैसे, देखो, इन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए क्योंकि कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इनका कंसर्न ये था कि जैसे हम सोसाइटी को, आज इंडियन सोसाइटी को हम डिवाइड डिवाइड करते हैं, तो कास्ट सिस्टम में डिवाइड होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि सोसाइटी को जो डिवाइड करने का बेसिस है, वो इकोनॉमिक्स एंगल से डिवाइड किया जाना चाहिए। जैसे कि रिसेंटली अभी कुछ मंथ पहले ही, आई थिंक कुछ हफ्तों पहले, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी यही चीज़ बोली थी कि आज के टाइम पे क्लासेस के बीच में रह गया है। आज के टाइम पे दो ही क्लासेस हैं, या तो आप रिच क्लास से बिलोंग करते हो, या आप पुअर क्लास से बिलोंग करते हो। कास्ट सिस्टम अब मैटर नहीं करता आज के टाइम पे। तो इंडिया में अब या तो रिच हैं या पुअर हैं, ज़्यादा ये चीज़ हो रही है अब वो ठीक है, थोड़ा बहुत अभी भी कास्टिज्म है, बट अल्टीमेटली उस रिजिडिटी पे नहीं है। वो सब चीज़ें अब काफ़ी पोरस हो गई हैं। कास्ट सिस्टम की जो रिजिडिटी थी वो नहीं है, इंटर कास्ट मैरिजेस हो रही हैं, एंड साथ में मिलकर के पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड बैकग्राउंड्स, दे आर वर्किंग इन सम इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो वो फेड हो रही है, ठीक है। तो व्हाट वी सी इज कि सोशलिज्म की अब बात करेंगे, ये बोलेंगे कि देखो सोसाइटी में दो टाइप की ही क्लासेस हैं। कार्ल मार्क्स का कहना है कि दो क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी दो क्लासेस हैं? एक तो है बुर्जुआजी क्लास और एक है वर्किंग क्लास। बुर्जुआजी क्लास को हम हैव क्लास भी बोलते हैं,
और वर्किंग क्लास को हम हैव नॉट क्लास बोलते हैं। हैव क्लास का मतलब होता है कि इनके पास में रिसोर्सेस हैं, इनके पास में प्रॉपर्टी है, इनके पास में कैपिटल है। कैपिटल का मतलब पैसा है, ठीक है, कैपिटल का मतलब होता है। तो इनके पास रिसोर्सेस है, इनके पास कैपिटल है, ये सब चीजें हैं इनके पास। लेकिन जो वर्किंग क्लास है, ना तो इनके पास में लैंड है, ना ही इनके पास में पैसा है। तो अब क्या होगा, मतलब ओनली थिंग दैट दे हैव इज लेबर। ये सिर्फ अपनी लेबर दे सकते हैं, ठीक है, दूसरे इंसान को। तो ये हैव क्लास हो गई, ये हैव नॉट क्लास हो गई। दूसरा, इस क्लास को, बुर्जुआजी क्लास को हम प्रॉपर्टीड क्लास भी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टीड क्लास का मतलब होता है जिस क्लास के पास में प्रॉपर्टी होती है। और इस क्लास को हम प्रोलिटेरिएट प्रोलिटेरिएट क्लास बोल सकते हैं। प्रोलिटेरिएट का मतलब होता है प्रॉपर्टी लेस क्लास, मतलब इनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है। तो हैव क्लास हो गई, हैव नॉट हो गई, बुर्जुआजी, वर्किंग क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास भी बोल सकते हैं, एंड यहाँ पर पुअर क्लास बोल सकते हैं। यहाँ पर वर्क प्रॉपर्टी, प्रोलेटेरिएट, मतलब सभी एक ही नाम है, ठीक है। ये नाम आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो क्लास है, ये एक्सप्लॉइटर क्लास है। ये एक्सप्लॉइट करती है सामने वाले को, उसका फायदा उठाती है। इसको एक्सप्लॉइटेड क्लास बोला जा सकता है, एक्सप्लॉइटेड क्लास। क्लियर? तो कार्ल मार्क्स इस तरीके से डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, कि दो क्लासेस होती हैं, ये दो क्लासेस हैं, ठीक है। और इनका कहना है कि जो बुर्जुआजी क्लास है वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, एक्सप्लॉइट करती है, इनको, इनका फायदा उठाती है, ठीक है। तो अब जब ये इनको एक्सप्लॉइट कर रही है, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, इन लोगों को, इनको, इनके अगेंस्ट में रेवोल्यूशन लाना है। और ये जो रेवोल्यूशन होगा, ये वॉयलेंट रेवोल्यूशन होगा। तो जब ये वॉयलेंट रेवोल्यूशन आएगा, तो ये जो बुर्जुआजी क्लास है, अब इनके डोमिनेंस नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये वो वाली क्लास है जिसको अभी फिलहाल कैपिटलिस्ट कंट्रीज में, इस क्लास को, बुर्जुआजी क्लास को स्टेट सपोर्ट करता है। तो स्टेट, जो हमको अभी तक क्या लग रहा था, जैसे कि जॉन लॉक और उसके टाइम पे हमने देखा था कि हॉब्स के टाइम पे वो मानते हैं स्टेट इज न्यूट्रल, स्टेट सभी की भलाई करता है, राइट। तभी मिनिमल स्टेट हमने सपोर्ट किया था। लेकिन कार्ल मार्क्स का कहना है कि ये जो स्टेट है, स्टेट मतलब जो भी सरकार है आपकी, जो गवर्नमेंट बनाती है, ये कभी भी वर्किंग क्लास के लिए काम नहीं करती। सरकार हमेशा बुर्जुआजी क्लास के लिए काम करती है, इन रिच सेक्शन के लिए काम करती है। तो इस टर्मिनोलॉजी को हम क्रॉनी कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। तो आपने कभी जब द हिंदू पढ़ा होगा, तो कभी ऐसा भी आया होगा जिसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐसी कोई बात की गई होगी जिसमें टर्मिनोलॉजी यूज की गई होगी क्रॉनिक कैपिटलिज्म। तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म का साफ मतलब होता है कि जब जो गवर्नमेंट है, जब जो सरकार है, उसका नेक्सस होता है, सरकार का नेक्सस होता है, पॉलिटिशियंस का नेक्सस होता है इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में, ठीक है। तो उसको क्रॉनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं, कि उनके लिए काम करते हैं। जैसे कि अगर कांग्रेस पावर में आई, जब पहले 2013 से पहले थी, तो जो वाड्रा था, ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा, इनकी काफ़ी इनको बहुत ऐसी पॉलिसीज, बहुत ऐसे इनके टेंडर पास किए गए, ये सब था जो केसेस हम आजकल देखते हैं। तो इसको क्रॉनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं, नेक्सस ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। लैंड इशू से रिलेटेड आपने देखा होगा। तो सेम चीज, वही सेम चीज बता रहे हैं कार्ल मार्क्स, कि जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा इन्हीं को सपोर्ट करती है, बुर्जुआजी को सपोर्ट करती है। जैसे कि आप ये देखो कि जो राफेल डील से रिलेटेड इशू हुआ था, उसमें भी बोला गया था कि ये अंबानीज को डील दी गई थी, तो किस बेसिस पे दी गई, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्रॉनिक कैपिटलिज्म का कहीं ना कहीं, जो भी एक्विजिशन है, अब हमें नहीं पता क्या था, लेकिन एक्विजिशन ये है कि ऐसा हुआ था। तो वो भी एक यही चीज रिफ्लेक्ट करता है कि सरकार कहीं ना कहीं बुर्जुआजी क्लास को सपोर्ट जरूर करती है, तो वर्किंग क्लास के वेलफेयर में कभी काम नहीं करेगी, ऐसा बोलना था कार्ल मार्क्स का, कि जो स्टेट है वो हमेशा इनको सपोर्ट करता है। इसीलिए इनका कहना था कि वर्किंग क्लास को
स्टेट के अगेंस्ट में भी रिवोल्ट करना होगा, और ये जो रिवोल्ट होगा वायलेंट होगा। तो इससे क्या होगा, ये जो कंट्रोल हो रहा है, बुर्जुआजी क्लास जो कंट्रोल कर रही है स्टेट को, तो ये पूरा कंट्रोल यहाँ से हट जाएगा। और ये जो कैपिटलिज्म है, अब यहाँ से चेंज कर दो, सोशलिज्म आ जाएगा। फिर सोशलिज्म आ जाएगा, और आगे जा करके फिर लास्ट में आ जाएगा कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म, जैसे प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट की बात की थी, परफेक्ट स्टेट की बात की थी, ऐसे ही ये जो कम्युनिज्म है ये भी परफेक्ट स्टेट होगा। समझे? ओके, तो ये भी परफेक्ट स्टेट होगा। तो यानी जैसे प्लेटो का यूटोपिया था आइडियल स्टेट, वैसे ही कार्ल मार्क्स का भी यूटोपिया है। यूटोपिया मतलब इमेजिनेशन, जो कि कभी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं हो सकती। तो अभी भी बेसिक ही पढ़ रहे हैं हम, वापस आते हैं। कार्ल मार्क्स का ये जितना अभी तक समझाया सबको समझ में आया, बेसिक्स ऑफ कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स इसीलिए चाहते थे कि हमको कैपिटलिज्म को हटाना है, और कैपिटलिज्म को हटा करके हमें सोशलिज्म लाना है। तो कैपिटलिज्म क्या काम करता है, सोशलिज्म क्या काम करता है, बेसिक डिफरेंस बताते हैं। नहीं, साइंटिफिक होता है अकॉर्डिंग टू हिम, साइंटिफिक इसीलिए बोलते हैं ये सोशलिज्म को, इनका सोशलिज्म साइंटिफिक है, क्योंकि इन्होंने जो बेसिस दिया है सोशलिज्म का, वो बोलेंगे कि जो मेरी थ्योरी है वो साइंस के बेस पे है, ठीक है, साइंटिफिक बेसिस पे अपनी थ्योरी देंगे। आज से पहले जो स्टेट को सपोर्ट करवा रहे थे, जैसे हेगल थे उस टाइम पे जर्मनी में, हेगल बोलते थे हिस्ट्री को लेकर के, हेगल भी प्लेटो जैसे ही थे, आइडियलिस्ट थे। तो ये बोलते थे कि उस टाइम पे देखो, साइंटिफिक का मतलब है ये सोशलिज्म जो बोलेंगे प्रमोट करेंगे उसको लॉजिकल बेसिस पे बोलेंगे, बोलेंगे कि लॉजिक लगा कर के देखो कि क्या पहले, सबसे पहले क्या हुआ था। तो इस पर्सपेक्टिव से एक एक अभी एक देंगे, एक कॉन्सेप्ट बोलेंगे। अभी मैं फिलहाल बताना नहीं चाहती हूँ आपको, क्योंकि शायद आज उसकी बात ना हो, उसकी बात हम कल करेंगे, तो इसीलिए देयर इज नो नीड, बट ठीक है। कनेक्टिविटी पर्सपेक्टिव से आई विल टेल यू कि हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ मैन, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट देते हैं, हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ मैन। मतलब जब इंसान इस दुनिया में आया तो सबसे पहला स्टेप इंसान ने क्या लिया, उसको बताएंगे। जो भी स्टेप लिया उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे लॉजिक के थ्रू, और फिर बोलेंगे कि इसीलिए सोशलिज्म बेस्ट है, इसीलिए कम्युनिज्म बेस्ट है, ठीक है। और इसीलिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ है, और उसको उसका बेसिस बना करके आगे सोसाइटी में चेंज लाने की बात करेंगे कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो अपने सोशलिज्म को ये साइंटिफिक बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि सोशलिज्म आएगा क्यों। अब कैपिटलिज्म को हटाया, पहले कैपिटलिज्म था, रेवोल्यूशन लेकर के आए, रेवोल्यूशन आया, वॉलेंट रेवोल्यूशन। देखो, एक होता है पीसफुल रेवोल्यूशन जिसमें प्यार से, मतलब आप एक डायलॉग करो और फिर चेंज लेकर के आओ, जैसे जॉन लॉक में हमने पढ़ा, वो पीसफुल रेवोल्यूशन था, ठीक है। लेकिन यहाँ वॉलेंट रेवोल्यूशन की बात की गई। वॉलेंट रेवोल्यूशन होता है जिसमें लड़ाई आप करो, और मतलब हो सकता है तो सामने वाले को मारना भी पड़े, तो पीसफुल हो जाता है गांधी का, और वॉलेंट हो जाता है कार्ल मार्क्स का, ठीक है। तो रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ये कि रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा हमें कैपिटलिज्म में, और फाइनली सोशलिज्म एस्टैब्लिश होगा। लेकिन सोशलिज्म फाइनलिटी नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि आखिरी में जो चीज उभर के आएगी वो सिर्फ सोशलिज्म प्रिवेल करेगी, नहीं। सोशलिज्म सिर्फ एक वे है, एक स्टेज है जिससे हम ट्रांजिशनरी स्टेज है, मतलब यहाँ से अब आगे ट्रांसफॉर्म करेंगे कम्युनिज्म में आगे। इसी के चलते सोशलिज्म का एम यही है लाने का कि आगे जाकर के कम्युनिज्म एस्टैब्लिश किया जाए। कम्युनिज्म मतलब जिसमें कॉमन प्रॉपर्टी हो, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दी जाए, जिसमें स्टेट अबॉलिश कर दिया जाए। तो कम्युनिज्म में दो चार बातें बोली जाती हैं। कम्युनिज्म में, कम्युनिज्म की जो स्टेज है वो कैसी स्टेज है, कम्युनिज्म में बोला जाता है कि यहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टी रहेगी। मतलब अब कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और कोल हो गया आपका, ठीक है, कोल, ये सभी जो रिसोर्सेज है हमारे, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली होगा, सभी में इक्वल होगा।
कॉमन है, वो सभी का उस पर इक्वल हक है। तो कम्युनिज्म सोशलिज्म के काफी करीब आता है, इसीलिए कम्युनिज्म और सोशलिज्म में हम देखते हैं कि जो प्रायोरिटी ये लोग देते हैं, ये इक्वालिटी को प्रायोरिटी देते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। एंड कैपिटलिज्म का जो आइडिया है, कैपिटलिज्म का आइडिया हमारा लिबरलिज्म के पास में आता है। और लिबरलिज्म में क्या होता है, लिबरलिज्म की कोर वैल्यू होती है लिबर्टी। ये लिबर्टी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ये इक्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो एक तो बात हो गई कि कॉमन प्रॉपर्टी होगी। दूसरी चीज आती है इसमें स्टेटलेस। ये जो स्टेज होगी स्टेटलेस होगी, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स का कहना है कि स्टेट इज अ क्लास इंस्टीट्यूशन। क्या मतलब है स्टेटमेंट का? स्टेट इज अ क्लास इंस्टीट्यूशन का मतलब जब तक स्टेट रहेगा तो स्टेट हमेशा किसी ना किसी क्लास के फेवर में काम करता रहेगा। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए इक्वालिटी, कि स्टेट किसी एक पर्टिकुलर उसमें ना काम करे, सभी को इक्वल मिलना चाहिए। और कार्ल मार्क्स का कहना है स्टेट रहेगा तो किसी ना किसी क्लास को जरूर सपोर्ट करेगा। ठीक है। अब जैसे डिफरेंस आपको बताती हूँ, एक है कैपिटलिज्म एंड देन है हमारा सोशलिज्म। अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना हो तो आपको पता है कैपिटलिज्म में जो स्टेट रहेगा वो सपोर्ट करेगा बुर्जुआजी क्लास को, जो कैपिटलिस्ट क्लास है। लेकिन सोशलिस्ट में स्टेट रहता है और स्टेट सपोर्ट करता है वर्किंग क्लास को। तो यानी यहाँ पर स्टेट माइनॉरिटी माइनॉरिटी वाले को सपोर्ट कर रहा है। माइनॉरिटी में कौन है? बुर्जुआजी क्लास। क्योंकि रिच लोग सिर्फ 1% है वर्ल्ड में, बाकी के जो लोग हैं वो या तो मिडिल क्लास का पार्ट है या फिर वर्किंग क्लास। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो सोशलिज्म में सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है। ये डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी है, ये डिक्टेटरशिप ऑफ माइनॉरिटी होगी। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो स्टेट होगा, ठीक है, वो इनके लिए काम करेगा। तो स्टेट इज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ बुर्जुआजी क्लास। क्या मतलब है इसका? एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं? जो इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्डर्स, है ना। जैसे आईएएस ऑफिसर्स हो गए, ये सभी एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक है। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग में आता है। तो एग्जीक्यूटिव कमिटी है, मतलब जो लॉ बनाने का काम है, सारे डिसीजन लेगा बुर्जुआजी क्लास। डिसीजन असली ये लेते हैं। और जो स्टेट हमें दिखाई देता है वो तो बस उसको एग्जीक्यूट करता है, वो तो बस उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो इट इज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ बुर्जुआजी क्लास। और कैपिटलिज्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करता है। कैपिटलिज्म में हमने देखा अभी तक के स्कॉलर जो थे हमारे, वो ये बोलते थे कि आप जो भी कमाते हो अपने एफर्ट्स की वजह से कमाते हो, तो दूसरों को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यानी जो प्रॉफिट भी होगा तो वो सारा प्रॉफिट आपका है। तो कैपिटलिज्म ऐसे काम करता है कि कैपिटलिज्म में सपोज दिस इज अ पीस ऑफ लैंड, दिस इज अ पीस ऑफ लैंड। तो इस पीस ऑफ लैंड पे मान लीजिए ये है कैपिटलिस्ट क्लास का बंदा। ठीक है। इसके पास में है ये लैंड, इसकी है। ये लैंड है 1000 एकड़ की सपोज, इनके पास में है सारी लैंड। अब इस लैंड पे, इतनी बड़ी लैंड है ये, इस पे अकेला तो काम कर नहीं सकता ये। तो क्या करेगा, ये अपने वर्कर्स एम्प्लॉय करेगा। मान लो कम लैंड है तो इस पे 3 या 4 वर्कर्स इन्होंने लगाए, सपोज इन्होंने 4 वर्कर्स लगाए अपने। ठीक है। और यहाँ से मान लो 100 kg वीट हमारी उगती है। ठीक है। 100 kg वीट की प्रोडक्शन होती है। अब 100 kg वीट की प्रोडक्शन हुई है जिसको मार्केट में हमने सेल किया 100 रुपीज में। तो फाइनली कितने में हुई? 10,000 रुपीज में। ठीक है। और इसमें जो बीज लगाए गए और वो सब यूज किया गया पेस्टिसाइड, उसका खर्चा मान लो पूरा आया कैपिटलिस्ट क्लास। इस बंदे का ये अपना खुद लगाएगा वो खर्चा, तो
ठीक है, तो इसका खर्चा आया मान लो 1,000 रुपये, पेस्टिसाइड्स और सीड्स वगैरह मिला करके। अब फाइनली ये है 10,000। ठीक है, अब क्या होगा, वर्कर्स को इसने रखा था, तो इसने वर्कर को बोला कि आप ये उगाओ तो मैं आपको 500 रुपीज़ दूंगा। ठीक है, आपकी मेहनत के 500 रुपीज़। छोटे स्केल पे बात कर रहे हैं, बड़े स्केल की बात नहीं कर रहे अभी। मान लो 500 रुपीज़ इसने डिसाइड किया। तो अल्टीमेटली जब ये वीट बेची जाएगी तो इसमें से ये क्या करेगा, 10,000 रुपीज़ रहा। तो यहाँ से 10,000 रुपीज़ में से ये 2,000 रुपीज़ है इन टोटल। ये 2,000 रुपीज़ डिडक्ट करके कितना बचा, 8,000 रुपीज़। तो ये सारे 8,000 रुपीज़ कहाँ जाएंगे, ये इसकी पॉकेट में जाएंगे, जिसमें से इनका प्रॉफिट 7,000 रुपीज़ का होगा। ठीक है, लेकिन सारे कहाँ जाएंगे, इनके पॉकेट में, यानी प्रॉफिट किसके पास में जाता है, इनके पास में जाता है। ठीक है, तो आगे जाकर के हम देखते हैं, जब सोशलिज्म की बात करते हैं तो सोशलिज्म में अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसी पीस ऑफ लैंड पे, अब ये किसके पास जाएगी, ये गवर्नमेंट के पास में जाएगी, क्योंकि अब सोशलिज्म में सरकार है जमीन के ऊपर करने वाली। ठीक है, तो यहाँ तो एक्सप्लॉयटेशन हुआ ना। अब मान लो इस साल इतना इसने पे किया, अगले साल इसने बोला कि ठीक है अभी भी तुमको मैं 500 रुपये देता हूँ, ठीक है 500 ईच, और तुम काम करो। लेकिन अब की बार प्रोडक्शन होती है 200 kg। ठीक है, जिसको 100 रुपये के हिसाब से उसने बेचा तो उसको 20,000 रुपीज मिले। तो यहाँ पर फिर से वो 2,000 रुपये देगा और अब की बार प्रॉफिट हुआ 18,000। मतलब सारा जो पैसा जा रहा है इसी के पॉकेट में जा रहा है। ऐसे कैपिटलिज्म काम करता है। सोशलिज्म में क्योंकि गवर्नमेंट ओनर होती है, ठीक है, इस चीज में गवर्नमेंट ओनर होती है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है यहाँ पर कि अगर सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि कैपिटलिस्ट था, ठीक है, जो फाइनली पैसा आएगा, जो भी पैसा आता है यहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टी नहीं की है, हालांकि यहाँ से गवर्नमेंट ने ले लिया है। अब रेवोल्यूशन के बाद जो वर्किंग क्लास थी वो पावर में आई और कैपिटलिस्ट की जो लैंड थी वो सारी छीन ली गई। तो इसमें क्या रहा, पहले देखो एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर किसका हो रहा था, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। अब लेकिन सोशलिज्म में किसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, कैपिटलिस्ट का एक्सप्लॉयटेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिस्ट के पास में जो लैंड थी उसकी छीन ली, तो बुर्जुआजी क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है जो लैंड आती है, अब इसमें आप काम करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन सरकार डिसाइड करेगी कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सरकार डिसाइड करेगी। अब कम्युनिज्म में क्या होता है, कम्युनिज्म का मतलब होता है कॉमन प्रॉपर्टी। तो यानी ये जो लैंड है, ये अगर इस देश में 4 ही लोग हैं तो ये लैंड इन चारों लोगों से बिलोंग करती है। ठीक है, इनको बिलोंग करती है। तो यानी कम्युनिज्म में क्या होगा कि आप अपने मुताबिक काम करो, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। जैसे सपोज ये वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, ये वर्कर काम कर रहा है, ये अपने हिसाब से 1 घंटा इसने काम किया, 1 आवर इसने काम किया, और 1 आवर के हिसाब से जो भी इसका बनेगा वो इसको पूरा मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही घंटा काम किया और मतलब बाकियों ने अगर ज्यादा घंटे काम दिया तो उनको ज्यादा मिलेगा, समझ गए, डिपेंडिंग अपॉन दैट। लेकिन 1 घंटे का जो काम मिलेगा यहाँ पे मिनिमम नहीं मिलेगा आपको, आपके वर्क के अकॉर्डिंग। मान लो आपने 10 घंटे काम किया, 10 घंटे के हिसाब से आपको आपको 10,000 रुपये मिलने थे। ठीक है, लेकिन आपने क्योंकि एक ही घंटे काम किया तो इसको डिवाइड कर लो तो आपको 1,000 रुपये मिल जाएगा। ऐसा है यहाँ पर। कैपिटलिज्म ऐसे काम नहीं करता। कैपिटलिज्म बोलेगा कि अगर आपको 10 घंटे काम करना है तो भी मैं आपको 2,000 रुपये दूंगा, और 1 घंटे काम करने वाला जो आ रहा है तो मैं आपको, अगर आपको काम करना है तो मैं 100 रुपये दूंगा, लेकिन इससे ऊपर मैं दूंगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि कैपिटलिज्म को चाहिए कि मुझे ऐसा वर्कर चाहिए जो मेरे लिए लगातार काम करे, जो अगले दिन जॉब पे आए, क्योंकि मैं कितनी टाइम, ऑब्वियसली जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है उसको प्रॉफिट से मतलब होता है, तो वो मेंटेन करने के लिए उनको वर्कर्स ऐसे ही चाहिए, तो इसीलिए वो सैलरी इस हिसाब से देते हैं। तो आपकी मेहनत की वैल्यू इतनी थी लेकिन पैसा इतना मिला आपको। ठीक है, और आपके पास में चॉइस भी नहीं रही कि आपको 1 घंटे काम करने का 1,000 मिले। ठीक है, सिंपल सी बात है। कैपिटलिज्म देखो कैसे काम करती है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि मान लो आपका एक दिन का खाना आपकी फैमिली का और आपका मिला करके 100 रुपए का बन जाता है एक दिन का। ठीक है, तो कोई वर्कर है, अब किसी ने इंडस्ट्री खोली है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास ने, वर्कर आता है यहाँ पर जॉब लेने के लिए। अब जॉब लेने के लिए आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको
इसका एक दिन का काम चलता है 100 रुपए में। जो ये मेहनत कर रहा है, मान लो ये जो है ये बनाती है एक टेबल, टेबल बनाने की या मैगी बनाने की फैक्ट्री है सपोज, ठीक है, लेट्स से मैगी बनाने की फैक्ट्री है, तो मैगी बन रही है यहाँ पर। तो अब ये वर्कर जितना मैगी बना रहा है, एक दिन में मान लो इसने बनाए 100 मैगी के पैकेट, ठीक है। और आपको पता है मैगी के पैकेट्स पहले कितने के बिकते थे? 10 रुपए के बिकते थे। तो यानी एक दिन में इसने कितना बनाया? 1,000 रुपए के पैकेट्स बनाए, एक वर्कर ने ही, ठीक है। और इसमें जो लागत लगी, मतलब अब आप इनफैक्ट अब आप देखोगे ना कि 12 रुपए के भी होते हैं। दूसरा एक और चीज़ है, पहले जो मैगी का पैकेट आपको मिलता था वो 100 ग्राम का मिलता था। अब आप रियलाइज करना, एक बारी पढ़ना, वो कम हो चुका है। पहले इन्होंने 90 किया, फिर उसके बाद इन्होंने 80 किया, अब शायद 70 या 75 ग्राम का पैकेट मिलता है, 10 रुपए वाला भी अगर आप लेते हो, और उसको भी अब 12 में ही बेचने लग गए हैं ये लोग। तो पहले के मुकाबले जो क्वांटिटी थी, कैपिटलिज्म ऐसे चल रहा है अब, समझ गए? कि वही जो 10 रुपए की चीज़ थी उसको ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन दे 10 की या 12 की देंगे उसको, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दी, तो किसी को पता ही नहीं चलता। नो बडी सी दैट कि ये 70 ग्राम है या 75 ग्राम है। उनको तो पैकेट से मतलब है कि एक मैगी का पैकेट इतने का आना चाहिए। अब चाहे तुमने ग्राम उसमें से कंटेंट कम कर दिया, किसी को नहीं पता चलेगा। दिस इज हाउ दे वर्क, यू नो, दिस इज हाउ दे एक्सप्लॉइट यू। सो पॉइंट इज कि अभी हम बेसिक मैगी के पैकेट की बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिक मैगी का पैकेट अभी 10 रुपए का मान लो आता है, और इस वर्कर ने 100 पैकेट बना दिए एक दिन में। 100 पैकेट पूरा मैगी बना करके रैप करके तैयार कर दिया एक वर्कर ने। तो यहाँ पर लागत लगी मान लो कि 50 रुपए का आटा आया, और मसाला वसाला मिला करके 50 रुपए का हुआ। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी, अब यहाँ पर वर्कर को, वर्कर की मेहनत के हिसाब से इसने जो लगाया है, इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो लगाया है, उसके लगे 100 रुपए। लेबर को भी ये कितने देगा? मान लो 120 रुपए देगा लेबर को, ठीक है, कि आपका लेबर इतना है। लेकिन अल्टीमेटली कितना देना चाहिए था? अगर कैलकुलेट करोगे, 100 रुपए इसने लगाया और इसने भी तो अपनी लेबर दी है, तो यहाँ पर 50-50 होना चाहिए था, क्योंकि इनकी कैपिटल और इनकी मेहनत। तो 50-50 के हिसाब से दोनों को 500-500 आना चाहिए था, जिसमें से इनका अगर माइनस करोगे 100 रुपए की, तो इनका रहेगा 400, इनकी भी मेहनत माइनस करोगे 100 रुपए वाली, तो इनका भी रहेगा 400। तो ये तो इक्वलिटी का बेसिस हुआ। लेकिन ऐसे नहीं होता है, कैपिटलिस्ट क्लास कभी ऐसे देगी ही नहीं आपको, क्योंकि प्रॉफिट तो देखो वैसे भी कैपिटलिस्ट क्लास को हो ही रहा है। अगर इनको भी देती है, यहाँ पर देती, तो इनको 400 रुपए का प्रॉफिट फिर भी होता। लेकिन ये प्रॉफिट यहाँ पास ऑन नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि एक जो वर्कर है, अगर मैंने आज उसको 400 मतलब 500 रुपए दे दिए इसको, ठीक है, टोटल, तो 500 का मतलब है ये अपना दिन का जो गुजारा है वो 100 रुपए में निकाल सकता है। तो अगले 5 दिन तक इसको कोई टेंशन नहीं है, इसका परिवार पूरे दिन का खाना खाएगा। तो अगले 5 दिन तक ये वर्कर काम पे नहीं आएगा। तो अब यहाँ तो आपने 400 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, अगले दिन कहाँ से कमाओगे जब वर्कर आएगा ही नहीं? जब वर्कर ही नहीं है आपके पास में, तो अगले दिन का प्रॉफिट आपका गया। तो अल्टीमेटली आपका भी वही रह गया कि जो प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनके भी फैमिली को भी खाना खाना था, उनका भी 100 रुपए में चल रहा था, तो उनका तो खत्म हो गया ना अब। तो दिस इज हाउ दे वर्क। सो इसीलिए ये कभी उसको ज्यादा पैसा नहीं देंगे, ये प्रॉफिट ज्यादा अपने पास रखेंगे। और इनका जो लॉ होता है, जो जो तरीका होता है सामने वाले को देने का, पैसा देने का, वो ये रहता है कि अगर 100 रुपए में आप दिन निकाल सकते हो, तो आपको 120 या 150 रुपए दे देंगे, जिससे कि आपका 100 रुपए भी दिन का खर्चा निकला, आपके एक्स्ट्रा पैसे बने जो आप सेव कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए, एजुकेशन के लिए, या जो भी है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो आज के टाइम पे हमको देखने को मिलती हैं, कैपिटलिस्ट लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर अभी चल रहा है, लोग पेचेक टू पेचेक, ये आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि लोग पेचेक टू पेचेक पे काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। मतलब ये महीना कैसे चलेगा? सैलरी आएगी तो उसके बेसिस पे पूरा महीना चलेगा, अगला महीना फिर सैलरी आएगी तो उस पे चलेगा। हल्की फुल्की सेविंग्स होती है, लेकिन मोस्टली जो अपना गुजारा कर रहे हैं वो पे चेक के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ आया अब? तो इस तरीके से उनको दिया जाता है, ताकि 100 रुपए से ज्यादा उनको ना दिया जाए। अगले दिन वो इतना भी मत दो कि दो अगले दिन काम पे ना आए। तो इसीलिए 200 नहीं दिया उसको यहाँ पर,
200 दिया होता तो वो अगले दिन छुट्टी मार सकता था, ये सोच के कि मेरा तो चलेगा अभी फैमिली का। सो दिस इज द होल थिंग दैट इज गोइंग ऑन। तो कैपिटलिस्ट का ये रहता है, तो ऐसे इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये कार्ल मार्क्स ने बताया है पूरा, सब चीजें उन्होंने बताने की कोशिश की कि कैसे काम करता है। तो कैपिटलिज्म जब ऐसे काम करता है तो ये आपको आपकी मेहनत के पूरे पैसे नहीं देता है, लेकिन कम्युनिज्म में आपको आपके पूरे मेहनत के पैसे मिलेंगे। मतलब कि अब अगर आप कम्युनिस्ट स्टेट में होते और ये इंडस्ट्री खुली हुई है, इसमें अगर आप काम करने आते, आपने एक दिन काम किया तो आपको एक दिन का 500 रुपये मिलता, आपकी मेहनत के हिसाब से 50-50 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता आपके और जिसने रिसोर्सेज लगाए उसके बीच में। तो अब आपको 500 रुपये मिलते, तो अब आपके पास में होता फ्रीडम, आप अगले 5 दिनों तक अगर नहीं काम पे आना चाहते हैं तो आप मत आइए, कोई इशू नहीं है। तो यानी आपकी जब नीड पड़ेगी तब आप आओ, काम करो और अपने हिसाब से पैसे ले जाओ। हिसाब से इन द सेंस जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से जो प्रोडक्ट आएगा, जो बिकेगा, उसमें से आपका भी प्रॉफिट होगा। ऐसे काम करता है कम्युनिज्म। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का जो बेसिक डिफरेंस था वो समझ में आया। थ्योरेटिकल जो डिफरेंस है वो हम कल देखेंगे, आज क्योंकि हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं कार्ल मार्क्स के। ठीक है, तो यानी सोशलिज्म जो अपना प्रमोट कर रहे हैं कार्ल मार्क्स, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आगे जाकर के जो कम्युनिज्म है वो एस्टैब्लिश किया जा सके, कैपिटलिज्म एस्टैब्लिश किया जा सके। तो ये स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी है जिसमें स्टेट नहीं होगा, क्लास भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्टेट इज अ क्लास इंस्टीट्यूशन, मतलब स्टेट किसी ना किसी क्लास को प्रमोट करता है। देखो, जब तक कोई गवर्नमेंट रहेगी, गवर्नमेंट रहने का मतलब है कि किसी ना किसी क्लास को सपोर्ट जरूर करेगी। जैसे सोशलिज्म में भी गवर्नमेंट थी, लेकिन वो किसको सपोर्ट कर रही थी? वर्किंग क्लास को सपोर्ट कर रही थी। तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कैपिटलिस्ट क्लास का, लेकिन कम्युनिज्म पे किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। तो यानी कम्युनिज्म में जो ये पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस की बात की गई, कार्ल मार्क्स ने बोला कि पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन मतलब एक डिफरेंस आ जाता है कि या तो आप उस क्लास से बिलोंग करते हो या आप इस क्लास से बिलोंग करते हो। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, क्लियर कट रिजिड डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर पोलराइजेशन हट जाएगा अब, क्योंकि अब स्टेट नहीं रहा, किसी क्लास को सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहे हो, अपनी मर्जी मुताबिक आप अब कर रहे हो। तो यहाँ पर कोई क्लास भी नहीं रहेगी, तो ये क्लासलेस सोसाइटी होगी। ये क्लासलेस सोसाइटी होगी जहाँ रिच क्लास पुअर क्लास का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, और ये फ्रीडम रहेगा लोगों के पास में। हैप्पी होंगे लोग ऐसे सिचुएशन में, फ्रीडम होगा उनके पास में कि कभी भी वो काम कर सकते हैं। एक बार में किसी ने काम किया, मान लो बड़ा प्रोजेक्ट लिया, 4-5 दिन काम किया मिल करके, अगले 1 महीने तक ही कैन गो ऑन अ वेकेशन या छुट्टी लेकर के अपना घर पे बैठ सकते हैं कम्युनिज्म के केस में। ठीक है, ये कहना था कार्ल मार्क्स का। और कार्ल मार्क्स की जो मेथोडोलॉजी है वो मेथोडोलॉजी है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है। ठीक है, एंड कार्ल मार्क्स ऐसे बात करते हैं पूरी। ठीक है, तो देखो, अब कम्युनिज्म आया जिसमें हम बात कर रहे हैं कि स्टेट लेस है, मतलब स्टेट नहीं होगा। अब हमने हॉब्स के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग देखे हो, तो हम जब भी स्टेट नहीं होता है या गवर्नमेंट नहीं होती है, स्टेट का मतलब है कॉमन अथॉरिटी। अगर कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को एनार्की, कि वो एनार्की है, राइट। एनार्की इज जब कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं होती। तो हॉब्सियन व्यू में थॉमस हॉब्स ने बोला था कि अगर एनार्की होती है, अगर कोई अथॉरिटी नहीं होती यानी स्टेट नहीं होता, तो काफी पेनफुल होता है। पेनफुल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर पावर का स्ट्रगल चलता है। ठीक है, यहाँ पर वॉर चलती है, आपस में लोग सब लड़ रहे होते हैं, मार रहे होते हैं एक दूसरे को, तो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं होती। गांधी के अकॉर्डिंग और कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं होती है तो वो परफेक्ट स्टेट होती है, इसमें लोगों के पास में फ्रीडम होता है, लोग खुश रहते हैं। तो गांधी और कार्ल मार्क्स के बीच में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स अपने इस परफेक्ट स्टेट को कम्युनिज्म बोलते हैं, गांधी राम राज्य की बात करते हैं कि राम राज्य एस्टैब्लिश होगा, अगर स्टेट हटा दिया जाए तो राम राज्य आएगा जिससे लोग खुश रहेंगे। बस डिफरेंस ये है
कि कार्ल मार्क्स अपना कम्युनिज्म लाने के लिए वॉयलेंट यूज करते हैं, वॉयलेंस का यूज करते हैं। गांधी पीसफुल मेथड यूज करते हैं, सत्याग्रह है, ठीक है, एंड अपील्स टू द कंसाइंस ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। ये भी अभी थोड़ी देर में बताती हूँ क्या चीज़ है। तो गांधी पीसफुल मेथड फॉलो करते हैं कि हमको कैपिटलिस्ट क्लास को समझाना चाहिए कि आप मतलब अभी मैं बताती हूँ। गांधी का मॉडल हमने देखा था, ट्रस्टीशिप मॉडल, याद है आपको? ट्रस्टीशिप मॉडल हमने एरिस्टोटल में पढ़ा था, जिसमें गांधी ने ये बोला था कि जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है ये अपने आप तो अपनी जो इंडस्ट्री इन्होंने बनाई है सारा काम खुद अकेला तो कर नहीं सकता, सोसाइटी के बिना ये प्रॉफिट नहीं कमा सकते, तो इसीलिए सोसाइटी को भी इनको कुछ देना चाहिए। तो यानी इसीलिए गांधी अपील करते हैं कैपिटलिस्ट क्लास को पीसफुली तरीके से। तो ये डिफरेंसेस हैं गांधी और कार्ल मार्क्स के, लेकिन ये दोनों ही एनार्किस्ट हैं, ये दोनों ही स्टेट को सपोर्ट नहीं करते, ये बोलते स्टेट नहीं होना चाहिए। इसीलिए गांधी ने 1947 से पहले जब भी डिमांड की है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो गांधी हमेशा सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को मतलब सेंट्रलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन, जैसे आज के टाइम पे सेंट्रलाइजेशन हमको देखने को मिलती है, जिसमें सेंटर है ऊपर, सेंटर के नीचे स्टेट है, एंड फिर फर्दर उनके नीचे, स्टेट के नीचे फर्दर पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है। सो गांधी का कहना था कि विलेज रिपब्लिक्स होना चाहिए। विलेज रिपब्लिक्स मतलब लोगों को आपस में मिल करके अपने जो भी डिसीजंस हैं डेवलपमेंट के वो खुद लें, और अपना उस छोटी सी एरिया में जो भी है मतलब अपना प्रॉस्पेरिटी खुद ही लेकर के आएंगे, खुद ही डिसीजन लेंगे सारे मिल करके कंसेंसस बेसिस पे या जैसे भी था। सो दैट वाज द आइडिया ऑफ गांधी। गांधी कॉटेज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते थे, इसीलिए गांधी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करते थे, गांधी मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट में थे। गांधी को था कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से आज के टाइम पे नीड की वजह से नहीं बनाया जाता कोई भी प्रोडक्ट, ग्रीड की वजह से बनाया जाता है। किसी चीज़ की नीड होती है, पहले लोग बनाते थे, ऑर्डर करते थे। आज के टाइम पे क्या होता है कि पहले ही बना बना के रख दिया। जैसे आप कभी मॉल्स में जाते हो या कहीं भी जाते हो, सारी चीज़ें बनी बनाई रखी होती हैं, आपको बस उठाना है और लेना है। तो वो ग्रीड की वजह से होता है, एंड वो बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं आपको, आपको आइडियोलॉजिकली बहकाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ये चीज़ आप लो, ये आपके लिए बेहतर है, इसमें ये फीचर है, उसमें वो फीचर है, जबकि अल्टीमेटली काम एक ही है, ठीक है। जैसे फोन्स का हो गया, फोन्स के इतने फीचर्स हैं, ठीक है, आज के टाइम पे स्टडी पर्पसेस से रेवोल्यूशन इतना आया है, तो स्टडी पर्पसेस से एक 10,000 का फ़ोन भी वैसे ही काम करेगा, और एक 1.5 लाख का फ़ोन भी वैसे ही काम करेगा। एक लैपटॉप है, आप जैसे नॉर्मल लेनोवो का लैपटॉप लोगे या मैकबुक लोगे, काम दोनों सेम ही तरीके से करते हैं। स्टडी पर्पस अगर आपका है वो ठीक है कि कोडिंग वोडिंग या वो सब चीज़ों के लिए तो आपको हैवी प्रोसेसर चाहिए, फिर तो हैवी वाला आपको खरीदना पड़ेगा, फिर वो नीड आ जाती है। तो नीड और ग्रीड में डिफरेंस रहता है, तो गांधी इसीलिए ये चीज़ बोला करते थे, ठीक है। हाँ, गांधी का कोट भी था, देयर इज इनफ फॉर एवरी वन नीड बट नॉट फॉर एवरी वन ग्रीड। एग्जैक्टली, दैट इज वेरी एप्ट। अगर देखो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको बताई जा रही हैं, तो अगर ऐसा ऐसे पेपर में आपका टॉपिक आता है तो आप यहाँ से उठा सकते हो ये सब चीज़ें, यू कैन टॉक अबाउट इट, यू कैन एक्सप्लोर दैट आइडिया। तो इसीलिए पॉलिटिकल साइंस हमारे ऐसे के पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है, दैट्स वाई। एनीवेज, तो एक चीज़ मैंने आपको ये बताई, ठीक है, गांधी का राम राज्य, कंसाइंस ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास अपील करते हैं, ओके। तो अब बताती हूँ कार्ल मार्क्स का क्या था। कार्ल मार्क्स, देखो कार्ल मार्क्स से पहले ऐसा नहीं है कार्ल मार्क्स पहले सोशलिस्ट थे जो सोसाइटी के लिए कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, इससे पहले भी सोशलिस्ट आए थे। इससे पहले वाले सोशलिस्ट को अर्ली सोशलिस्ट बोला जाता है। ये सोशलिस्ट वो थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे आए थे, जो लोग इक्वालिटी डिमांड कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, लेकिन इनके जो मेथड्स थे ना वो अलग थे। इनके मेथड्स अलग थे। इनके मेथड्स क्या थे, ये बोलते थे कि ये जैसे गांधी है ना, ही ट्राइड टू अपील टू द कंसाइंस ऑफ द बुर्जुआजी क्लास। अपील के थ्रू मतलब इनको लगता था, जैसे हमारे केस में, इंडिया के केस में मॉडरेट्स हैं, एक है मॉडरेट्स और एक है एक्सट्रीमिस्ट। मॉडर्न हिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा ये चीज़।
तो जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स में आते हैं दादा भाई नौरोजी, ये सभी आते हैं। एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं आपके औरोबिंदो घोष, लाल, बाल, पाल, ये सभी एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो मॉडरेट्स जो थे ये शुरुआत के टाइम पे डोमिनेंट थे, यानी 1885 से लेकर के 1905 तक का जो फेज था मॉडरेट फेज था। तो ये जो फॉलो करते हैं मेथड्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉलो करते हैं। ये भी अपील के थ्रू ब्रिटिशर्स को ये बताना चाह रहे थे कि देखो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो आप कुछ कीजिए इसके बारे में। मतलब ये भी वही मेथड फॉलो कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, अपील कर रहे थे। ठीक है, पेटिशंस साइन किया करते थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉलो यूज किया करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स फॉलो करते थे कि इनको लगता था कि जो भी पॉलिसीज अंग्रेज लेकर के आ रहे हैं, उन पॉलिसीज से उनको अवेयरनेस नहीं है कि इससे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। क्योंकि ये जो मॉडरेट्स थे इनके अंदर में फेथ था, दे हैड फेथ इन ब्रिटिशर्स। इनको बहुत ये था कि जब से इंडिया में रूल ऑफ लॉ आया है तब से बढ़िया चीज़ हुई है, और वेस्टर्न एजुकेशन आई है उस, क्योंकि ये ज़्यादातर जो लोग थे ये वेस्टर्न एजुकेशन पा कर के ही आए थे, तो वो सभी आइडियाज़ इनके दिमाग में थे। तो ये इनको लगता था कि ब्रिटिशर्स हमारी भलाई के लिए ही अच्छे हैं। ठीक है, तो दे सॉ दिस ब्रिटिश रूल एज इन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसीलिए जो मॉडरेट्स की जो डिमांड्स थी इंडिया में, वो यही डिमांड थी कि ये हमेशा डोमिनियन स्टेटस डिमांड करते थे। डोमिनियन स्टेटस, इन्होंने कभी भी स्वराज की बात नहीं की, सेल्फ रूल की बात नहीं की। एक्सट्रीमिस्ट आगे आएंगे जिसमें औरबिंदो घोष होंगे, वो सबसे पहले स्वराज की बात करेंगे, पूर्ण स्वराज यहाँ से आएगा, फिर आगे पूरा आइडिया इमर्ज होगा। अरविंदो घोष के आइडियाज में हमें स्वराज का आइडिया दिखता है, सेल्फ रूल का आइडिया हमको दिखता है। तो पॉइंट है कि पहले भी सोशलिस्ट थे, जो पहले वाले सोशलिस्ट थे वो ये वाले मेथड फॉलो करते थे। उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है, ये ब्रिटिशर्स को पता नहीं है कि ये पॉलिसीज इंडियंस को एक्सप्लॉइट हो रहा है इन पॉलिसीज की वजह से। तो इनको लगता था कि अगर हम ब्रिटिशर्स से अपील करेंगे तो वो कुछ अच्छा करेंगे हमारे भले के लिए। तो ऐसे ही उस टाइम पे, कार्ल मार्क्स के टाइम पे भी अर्ली सोशलिस्ट थे। जो अर्ली सोशलिस्ट थे, जो इक्वालिटी की डिमांड कर रहे थे उस टाइम पे, ये भी अपील करते थे, ये भी अपील करते थे बुर्जुआजी क्लास से कि आप समझो कि आपके एक्शंस की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, तो आप थोड़े सुधार लाओ अपने एक्शंस में। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि इनके जो डिमांड्स हैं, इनका जो मेथड है वो ही फ्लॉ है उस मेथड में। इस हिसाब से तो कभी भी फ्रीडम नहीं आ पाएगा, कभी भी दे विल नॉट बी एबल टू एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। कभी एक्सप्लॉयटेशन नहीं रोक पाएंगे ऐसे ये। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने जो अपना सोशलिज्म का आइडिया दिया, अपना जो साइंटिफिक मेथडोलॉजी दी अंडरस्टैंडिंग की, उसमें जो सोल्यूशन रखा, इन्होंने सोल्यूशन वॉयलेंट रेवोल्यूशन रखा। कि वॉयलेंट रेवोल्यूशन से रिगार्डिंग एक चीज बोलते हैं कार्ल मार्क्स, एक स्टेटमेंट बोलते हैं दैट देयर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड। देयर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड। इसका मतलब क्या है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो आपको पता है कि बहुत सारा मतलब उसमें ब्लड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो बच्चा जब पैदा होता है तब भी ब्लड ही लगा होता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी नई चीज अगर होनी है तो विदाउट ब्लड शेड हम कोई चेंज नहीं ला सकते। देर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड। तो अगर कैपिटलिज्म इतना एक्सप्लॉयटेटिव है, हमको चेंज लाना है, तो चेंज लाने के लिए खून बहाना पड़ेगा, वॉयलेंस मस्ट है, इसीलिए नेसेसरी है। ठीक है, ये था कार्ल मार्क्स का कहना। और किस बेसिस पे बोलेंगे ये, वो प्रैक्सिस है, प्रैक्सिस की अपनी थ्योरी देते हैं जिसमें एक्शन बताएंगे अपना। ये प्रैक्सिस याद रखोगे क्या होता है। सो दिस इज कार्ल मार्क्स, ये कहना है इनका। तो अर्ली सोशलिस्ट को इसीलिए क्रिटिसाइज करते थे कि ये लोग सोशलिस्ट नहीं है, दैट्स व्हाई। तो ये बोलते हैं वॉयलेंस इज द मिडवाइफ। मिडवाइफ कौन होती है? मिडवाइफ जो दाई होती है, पुराने जमाने में जैसे दाई होती थी जो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती थी, उसको मिडवाइफ बोलते हैं। तो वॉयलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ चेंज। मतलब कि वॉयलेंस के बिना
चेंज नहीं लाया जा सकता। देयर हैज बिन नो बर्थ विदाउट ब्लड, ये कहना है। तो यानी हम अगर हमको ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इसको रोकना है तो रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। क्लियर? एनी डाउट? अब कार्ल मार्क्स में भी जैसे प्लेटो के दो थे, यंग प्लेटो था, एक मैच्योर प्लेटो थे। यंग प्लेटो का हमारे लिए काम इम्पोर्टेंट था, ठीक है। यहाँ पर दोनों का ही इम्पोर्टेंट है काम हमारे लिए, लेकिन जो हमारे लिए ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है मैच्योर मार्क्स का वर्क। ऐसे ही यंग मार्क्स थे और मैच्योर मार्क्स थे। मतलब जब मार्क्स यंग थे तो उस टाइम पे कार्ल मार्क्स एज अ फिलोसोफर बहुत सारी चीजें बोला करते थे अपनी जवानी में, ठीक है। तो फिलोसोफर के जैसे काम करते थे। मतलब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था एलियनेशन का। तो एलियनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यंग मार्क्स का काम है। एलियनेशन का क्या मतलब होता है कि मैन जो है एलियनेट हो जाता है। जो कैपिटलिज्म है उसमें आज के टाइम पे इतना ज्यादा मैन को मैकेनिस्टिक वे में कर दिया है कि मैन को तो ना तो ये पता है कि जो वो प्रोडक्ट बना रहा है कौन सा बना रहा है। दूसरा, मैन इस वजह से सोसाइटी से भी कटता जा रहा है, ना मैरिज में इन्वॉल्व होता है, ना मैरिज के फंक्शंस में जाता है इधर उधर, ठीक है। और दूसरा ये रहता है उसको काम की पड़ी होती है, ज्यादा पैसा कमाने की पड़ी होती है। और मैन अपने आप से भी एलियनेट हो गया है। मैन अपने आप से भी इतना ज्यादा अलग हो गया है कि मैन खुश ही नहीं है। इसीलिए मैन डिप्रेस्ड हो जाता है। अपने आप से ही उसको ऐसे क्वेश्चन कि व्हाट इज माय एग्जिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है उसमें। मतलब व्हाट इज माय एग्जिस्टेंस, व्हाट इज माय रोल और व्हाट इज माय प्लेस इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो ये एलियनेशन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम एलियनेट हो चुके हैं, यहाँ पर रहकर भी हम इसका पार्ट नहीं है। वी हैव बिकम लाइक दैट। तो यंग मार्क्स के काम में हमें एलियनेशन का काम देखने को मिलता है। और आगे जब हम मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो यंग मार्क्स का काम है इससे इंस्पायर हुए है। यंग मार्क्स में दो स्कूल हैं फर्दर मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी में, इससे नियो मार्क्सिस्ट इंस्पायर होते हैं। तो मार्क्सिज्म के स्कूल में दो टाइप के स्कूल हैं, जिसमें आते हैं आपका ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म। ऑर्थोडॉक्स मतलब कंजर्वेटिव टाइप के, वो बिल्कुल जो आइडियाज कार्ल मार्क्स बोलते हैं एज इट इज वो आइडियाज देते हैं। तो जो मेच्योर मार्क्स हैं वो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट को इंस्पायर करते हैं। मेच्योर मार्क्स का कहना था कि रेवोल्यूशन लाना जरूरी है, वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, रेवोल्यूशन जरूरी है। और मेच्योर मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी है, मेच्योर मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है। मेच्योर मार्क्स जो है वो फिलोसोफर की तरह काम नहीं करते, वो पॉलिटिशियन के जैसे काम कर रहे हैं। पॉलिटिशियन के जैसे पॉलिटिकल आइडियाज दे रहे हैं कि किस हिसाब से आपको चेंज लेकर के आना है कि आपके फेवर में काम हो, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट जो है वो जैसे कि लेनिन है, स्टालिन हो गए, माओ जेडोंग हो गए चाइना के केस में। ऐसे ही एक और है ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट, रोजा लग्जमबर्ग। आगे पढ़ेंगे हम आइडियोलॉजी में मार्क्सिज्म की। ये लोग इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि रेवोल्यूशन लाना जरूरी है। रेवोल्यूशन आएगा तभी लोगों का कुछ उद्धार हो सकता है और एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो सकता है। यंग मार्क्स का काम है सिर्फ एलियनेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो इन्होंने बुक लिखी है वो है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये थोड़ी सी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए था। दिस इज इट। अब देखते हैं मार्क्सिज्म के प्रिंसिपल। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस किस के इन्फ्लुएंस है। हेगल के बारे में आज पढ़ेंगे। आज का जो क्लास है मैं थोड़ा जल्दी एंड करूंगी बिकॉज आई हैव अनदर क्लास आफ्टर दिस। सिर्फ एक ही क्लास है, इसके बाद आपकी क्लास ऐसे नहीं हुआ करेगी। मतलब अगर मुझे एक्सटेंड करनी है तो हम 10-15 मिनट एक्सटेंड भी कर दिया करेंगे, लेकिन आज की क्लास विद इन 10 मिनट्स आई विल फिनिश। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म समझते हैं। अब मार्क्सिज्म का क्या प्रिंसिपल है। सबसे पहला मार्क्सिज्म होता क्या है। मार्क्सिज्म ये पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है, मतलब ऐसे पॉलिटिकल आइडियाज जो कार्ल मार्क्स ने दिए हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैपिटलिज्म को खत्म करना है। इसका ऑब्जेक्टिव दैट वायलेंस के थ्रू वायलेंट ओवरथ्रो होना चाहिए, कैपिटलिज्म को खत्म करना है हमको, क्योंकि इसी की वजह से सारी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है।
लोगों का शोषण हो रहा है, दैट्स वाई। सो प्रिंसिपल ये है कि देखो, ये अपने आप की जो थ्योरी है इसको साइंटिफिक बोलते हैं, साइंटिफिक बोलते हैं। इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो मार्क्स को फॉलो करते हैं, कार्ल मार्क्स को, वो कार्ल मार्क्स को भगवान मानते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था कि अल्टीमेटली सभी खुश रहेंगे, एक दिन कम्युनिज्म एस्टैब्लिश हो जाएगा, कम्युनिज्म इज द एंड ऑफ हिस्ट्री। लेकिन कार्ल मार्क्स एक ऐसे गॉड हैं, आज के टाइम पे जाने जाते हैं, गॉड दैट हैज फेल्ड, ही इज कॉल्ड एज अ गॉड दैट हैज फेल्ड। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 90s में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया, इस वजह से। हाँ, कार्ल मार्क्स गॉड को अपोज करते हैं, ये भी हमने देखा था। गॉड को यानी रिलीजन को, ये रिलीजन में नहीं मानते हैं। कम्युनिस्ट जो होते हैं, कार्ल मार्क्स है, रिलीजन को बोलते हैं फॉलो मत करो। क्यों? आपको लड़ाई करनी है दूसरों के साथ में, आपको कैपिटलिस्ट क्लास को हटाना है, हो सकता है आपको उनको मारना भी पड़े। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको भगवान का डर रहेगा तो आप कभी भी अपने एक्सप्लॉयटेशन खत्म नहीं कर पाओगे, दैट्स व्हाई। सो एक तो ये रीजन है। दूसरा है कि अपनी थ्योरी को साइंटिफिक बोलते हैं क्योंकि कार्ल मार्क्स हेगल को जब क्रिटिसाइज करेंगे, हेगल जो कि जर्मन ऑफिशियल फिलोसोफर थे, ये हैं हेगल, ठीक है, हेगल फिलोसोफर थे जर्मनी के, 18th 19th सेंचुरी के टाइम पे ये बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। इनका 1770 से लेकर के ही डाइड इन 1831, ऐसे कुछ टाइमलाइन है इनकी, आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर, ऐसा कुछ है, लेकिन इसी के आसपास है। तो हेगल उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे, एंड हेगल बोलते थे, हेगल का कहना था कि स्टेट जो है वो सबसे ऊपर है। तो हेगल आइडियलिस्ट है, जैसे प्लेटो आइडियलिस्ट थे, जो कि मानते थे कि स्टेट पहले आता है, इंडिविजुअल्स बाद में आते हैं, राइट, वैसे ही हेगल भी बोलते हैं। तो इसमें ये ऑफिशियल फिलोसोफर थे, तो हेगल ने ऐसा बोला था कि स्टेट ऊपर आता है। तो इनको ना, कार्ल मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये कि मैं हेगल को क्रिटिसाइज कर दूं, क्योंकि एक बार अगर मैंने हेगल को क्रिटिसाइज कर दिया तो लोगों को रियलिटी समझ में आएगी कि इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। क्योंकि अगर लोग हेगल के ही आइडियाज को फॉलो करते रहेंगे तो कोई भी ये नहीं समझ पाएगा कि इनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स के लिए हेगल को क्रिटिसाइज करना बहुत जरूरी था। जैसे कि हमने जॉन लॉक पढ़ा था, जॉन लॉक चाहते थे अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जो भी थी, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज, मतलब ऐसे एब्सोल्यूट थ्योरी जो थी, को सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे ये, लेकिन एब्सोल्यूट थ्योरी जो थी स्टेट की, उसको क्रिटिसाइज करना चाहते थे, तो वो थॉमस हॉब्स को भी चूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट फिल्मर को चूज किया, क्योंकि थॉमस हॉब्स बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं रॉबर्ट फिल्मर को करता हूँ क्रिटिसाइज, तो अल्टीमेटली लोगों को समझ में आएगा और वो ये फॉलो करेंगे। तो सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है कि हेगल को क्रिटिसाइज करना जरूरी था। तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए ये बोलते हैं, फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ मैन देते हैं, लॉजिक के बेस पे, साइंटिफिक बेसिस पे बोलते हैं कि हिस्ट्री में जब मैन पहले आया तो मैन का पहले एक्शन क्या था। क्योंकि हेगल एक आइडियलिस्ट है, आइडियलिस्ट क्या करते हैं, थिंकिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इमेजिनेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इमेजिनेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं आइडियलिस्ट जो लोग होते हैं। जैसे प्लेटो थे, प्लेटो आइडियलिस्ट थे, प्लेटो डिडक्टिव अपनी फॉलो करते थे मेथोडोलॉजी, इमेजिन करके बोलते थे, रियलिटी पे ध्यान नहीं देते थे, आइडिया पे ध्यान देते थे। ऐसे ही हेगल भी करते हैं। तो हेगल इमेजिनेशन पे ध्यान रख करके बोल रहे थे कि जो स्टेट है वो भगवान का ही रूप है, ठीक है, स्टेट जो है वो गॉड का ही रूप है, ऐसा कहना था इनका। तो ये इमेजिनेशन हो गई। तो यानी इस इमेजिनेशन को तोड़ने के लिए ये, अब कार्ल मार्क्स क्या बोलेंगे, कार्ल मार्क्स बोलेंगे कि नहीं, अगर आप लॉजिकल वे से देखो, आइडिया के बेसिस पे मत देखो, आइडिया तो आपको पागल बनाने के लिए बनाया हुआ है। क्योंकि हमने पहले देखा था प्लेटो के टाइम पे कि कार्ल मार्क्स बोलते हैं आइडिया इज अ फॉल्स कॉन्शियसनेस, मतलब आइडिया यूज करके जो आपको लोगों को कुछ भी बताया जा रहा है, जो टीचिंग्स दी जा रही हैं,
आपको बहलाया जा रहा है उससे, ठीक है। हाँ, स्टेट को डिवाइन के उसमें डाल देंगे ये, लेकिन डिवाइन से ज्यादा वही रहेगा कि स्टेट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इसकी पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है, दैट इज स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये भी आगे कल पढ़ेंगे हम इसमें हेगल के बारे में, फिलहाल आज नहीं होगा, टाइम होने वाला है वैसे भी, तो विल स्टडी इट टुमारो। खैर, तो इमेजिनेशन की बात आ रही है, तो इस अब हिस्ट्री को ये बोलेंगे आइडिया नहीं होती, हिस्ट्री आइडिया के बेसिस पे नहीं होता है। हिस्ट्री जो होती है वो लॉजिक लगा करके अगर आप देखोगे तो सबसे पहला एक्ट क्या किया था मैन ने थिंक किया था, मतलब सोचा था, या मैन ने एक्शन लिया था? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कौन सी चीज मैन पहले करेगा? पहले मैन थिंक करेगा या मैन एक्शन लेगा? आपको लगता है थिंक। थिंक का मतलब है आप आइडिया में बिलीव कर रहे हैं, है ना। लेकिन कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ये नहीं होगा, एक्शन लेगा मैन। एक्शन क्यों लेगा मैन? लॉजिक लगा के देखते हैं। मैन को कोई भी काम करने के लिए, सोचने के लिए मैन को सरवाइव करना पड़ेगा। सरवाइव के लिए मैन को क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा, ईटिंग। और खाने के लिए मैन को क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस करना पड़ेगा। या फिर मैन को इधर उधर जंगल में अपना ढूंढना पड़ेगा, या तो पेड़ पे चढ़ के, वो जो पुराने जमाने में अर्ली मैन हुआ करते थे, हंट करेंगे, या तो ये एक्शन लेंगे, या फिर ऊपर चढ़ के पेड़ पे फल तोड़ेंगे, वो भी एक्शन हो गया। समझ आए? उसी के बाद आप सोचना शुरू करोगे कुछ लॉजिक लगा करके कि क्या हो रहा है। मैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसीलिए एक्शन। पहला जो हिस्टोरिकल एक्ट था, पूरी हिस्ट्री में चले जाओ, सबसे पहले मैन ने कभी सोचा नहीं। मैन को पता था कि मुझे सरवाइव करना है तो मुझे कुछ खाना पड़ेगा। उसको भूख लगी तो उसने ढूंढा इधर, तो एक्शन पहले किया। व्हाट टू हंट ही हैज टू थिंक। रियली वो तो फिर आज के टाइम पे हुआ ना। आप मानसी रैशनल टाइम्स में हो, ठीक है, मॉडर्न एज में हो, तो आपके पास में चॉइसेस हैं कि आपको पिज्जा खाना है या आपको ये मतलब जो भी और चीज खानी है, नूडल्स खानी है, तो आप सोच सकते हो कि क्या खाया जाए, तब उसके बाद में आप कुछ करोगे, ठीक है। समझे? तो क्या खाया जाए कि अब मान लो आप आज के टाइम पे भी देखो, आज के पर्सपेक्टिव से लगाते हैं, आपको जोमेटो खोलते हैं हम ऐप, हम सोचते हैं क्या खाना चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्शन करेंगे। हम एक्शन कैसे करेंगे? हम खोलेंगे ऐप, हम देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से फिर स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे क्या चीज़, फिर वी गेट टू, ठीक है ये खाने का मन है तो लेट्स डू इट। अब पुराने टाइम में आप जाओगे जो हिस्टोरिकल एक्ट में, तो मैन को बस भूख लगी, मैन को ये भी नहीं पता कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फल या कोई भी चीज है उसको ये भी नहीं पता है, तो उसको तो भूख लगी है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग विल बी ही विल बी डूइंग इट। तो वो सबसे पहले एक्शन लेंगे, इसीलिए बाद में सोचेंगे कि ये वर्ल्ड क्या है, भगवान कौन है, किसने हमें बनाया। आप जिंदा ही नहीं हो तो कैसे सोचोगे किसने हमें बनाया? और ये सिचुएशंस हम तब सोचते हैं कि क्या होगा या क्या होना चाहिए जब हम खाली बैठे होते हैं, जब हमारा पेट भरा हुआ होता है, जब हमारे कोई जो नेसेसरी, जो सर्वाइवल वाली चीजें होती है वो हमको मिल रही होती है, बेसिक नीड्स हमारी हो रही होती हैं, तब हम ये रैशनलाइजेशन पे आते हैं। तो उसके बेसिस पे इसीलिए कार्ल मार्क्स ने बोला कि देखो एक्शन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो मैन ने की थी वो एक्शन की थी। मैन ने सोचा नहीं था, मैन ने एक्शन किया था। इसीलिए जो इन्होंने उसके बेसिस पे बोला कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो यानी जो ये आपको थिंकिंग बता रहे हैं ना, जो आइडिया बता रहे हैं ये, कि भगवान का रूप है तो भगवान जो बोले आपको वो करना चाहिए, यानी जो स्टेट बोले आप वो करते रहो, उससे चाहे आपका एक्सप्लॉयटेशन हो। नहीं, अगर ऐसा है तो स्टेट के अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो। एक्शन सबने लिया था सबसे पहले, तो एक्शन बहुत बड़ी चीज होती है। तो उस बेसिस पे ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी लगा करके बोलते हैं कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो हमको ये करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे ये स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री भी बताएंगे आगे। तो आगे हम स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री देखेंगे जिसमें 6 स्टेजेस बताएंगे हिस्ट्री की, कि पहले ऐसा था, धीरे धीरे करके ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसा हुआ,
और फाइनली आगे जाकर के कैपिटलिज्म आया। अब कैपिटलिज्म को हटा करके हम सोशलिज्म लाएंगे, सोशलिज्म से आगे कम्युनिज्म एस्टैब्लिश करेंगे। तो ऐसे कम्युनिज्म आएगा। बाकी अभी हम अब आगे ये सभी थ्योरीज पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स की। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म देते हैं, ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं, क्लास की कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने, क्लास स्ट्रगल के बारे में बात की है, कैपिटलिज्म को एनालाइज किया है। इनफैक्ट कैपिटलिज्म को बोलते हैं ये कि कैपिटलिज्म खुद को ही अपनी कब्र खुद ही खोद लेता है। कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट दे डिग देयर ओन ग्रेव, मतलब अपनी खुद की कब्र वो खुद ही खोल देते हैं, अपने को खुद को मतलब डिस्ट्रॉय वो खुद ही करते हैं कैपिटलिस्ट। तो फिर सोशलिज्म जिसमें प्रोलेटेरिएट क्लास यानी वर्किंग क्लास की डिक्टेटरशिप होगी, उसके बाद आएगा कम्युनिज्म। कौन से थिंकर्स नहीं समझ में आए हैं आपको शिफा? ऐसे ही लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप उनको इस हिसाब से थोड़ा लॉजिक लगा करके समझ, मैंने अभी तक जितने समझाए हैं आई थिंक सबको समझ आ जानी चाहिए। ऐसे ही लर्न मत करना, किसी को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में एक टॉपिक दूसरे के साथ में इंटर रिलेट करेगा, समझे? सो दिस इज इट फॉर टुडे, अभी यहीं ख़त्म करते हैं। आई हैव अनदर क्लास सो आई हैव टू टेक दैट। ठीक है, देखो हाँ, रिविजन इज़ वेरी नेसेसरी, आप बार बार 3-4 बार करोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ओके, सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। कल इसको कंटिन्यू करेंगे।